नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज 806 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष वालों की क्लास है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास होने वाली है आज इंग्लिश की। तो इसमें जो आपके पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव रहेंगे, पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव 2020 से अब तक जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव अब तक कराए गए हैं प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में 2020 से अब तक, वो सारे के सारे आज ही क्लास में देखेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी रहेगी इसमें। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको समझने में आसानी होगी। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या बताई जाएगी आपको सरल और आसान भाषा में। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट क्लास होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बताएंगे। जो आए हुए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 2026 वाले पेपर में आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको करना है। और जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है या उनकी तैयारी ठीक नहीं है, अंग्रेजी बुक्स वगैरह समझ नहीं आ रही है, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं जो भी है, तो वो इंग्लिश के नोट्स ले सकता है। आप व्हाट्सएप में से कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। एमपी डीएलएड सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप करें तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट। बस आपका एक लाइक और एक कमेंट और आपका एक शेयर, बस इतना ही चाहिए हमें। तो लाइक करें सभी स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो लाइक ना करे। ठीक है, सभी स्टूडेंट लाइक करें। तो यहाँ पे हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है पीवाईक्यू के 2020 से लेकर अब तक। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगता है या गलती लगती है तो आप उसे गूगल की सहायता से देख सकते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन आंसर जो है कि गलती से लिख जाता है या प्रिंट हो जाता है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, छप जाता है, तो आप उसे सुधार करें। ठीक है, थोड़ा अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सही आंसर ही लेके आएँ सभी क्वेश्चंस के, लेकिन आपको फिर भी डाउट लगे तो आप गूगल की सहायता से अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। कोई आंसर गलत भी हो जाता है तो ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखें। वैसे पूरी कोशिश सही आंसर ही लेके आएंगे हम। आपको अगर कोई डाउट लगता है या गलत आंसर लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा आंसर गलत भी हो जाएगा तो हम आपका जो आंसर रहेगा वो नीचे कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो भी गलती से उस आंसर को याद ना कर लें जो हम बता रहे हैं। ठीक है, गलत है तो। और चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 25 नंबर की रहती है। इंग्लिश का पेपर आपका 25 नंबर का रहता है। इसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके। 20 नंबर के लिए आपको लिखना होता है। ठीक है, इसमें एक 4 नंबर का एक एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो नो टेंशन है, आप आसानी से पास हो जाएंगे। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कराते हैं वो आप याद कर लेना। और एक एप्लीकेशन लिखने का जो तरीके के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं वो आपको याद कर लेने। ठीक है, जो एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कैसा भी एप्लीकेशन आए एक ही फॉर्मेट में आप सभी तरह के एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कुछ लाइन आपको याद करनी होंगी। तो एप्लीकेशन वाली वीडियो हम करा चुके हैं, वो आप देख लेना। नहीं देखें तो हम उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन वाली को 4 नंबर एप्लीकेशन के आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी स्टूडेंट लाइक करें। सबसे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। ठीक है, तो डिप्थॉन्ग्स आर आल्सो नाउन एज, यानी कि जो डिप्थॉन्ग्स यानी कि द्विस्वर को और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, किस और नाम से भी जाना जाता है तो आपको बताना। तो डिप्थॉन्ग्स को इम्प्योर वोवल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि अशुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इम्प्योर वोवल्स इसके राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्थॉन्ग्स को किस और नाम से जाना जाता है, इम्प्योर वोवल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप ये स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी है, जो इंग्लिश में दिया गया है ऊपर, नीचे हिंदी में दिया गया है। ठीक है, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे नोट्स में जो हमने डाल रखी है PDF, जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं उनको मिल गई होगी। ठीक है, देयर आर खाली जगह कॉन्सेंट्स साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। तो कॉन्सेंट साउंड्स कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो 24 होती हैं। कितनी ध्वनियाँ होती हैं इसमें? 24 होती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 ध्वनियाँ होती हैं। ये स्पष्टीकरण आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव खाली जगह रिलेटिव्स इन उज्जैन, यानी कि उज्जैन में मेरे रिश्तेदार हैं। तो क्या आएगा इसमें से? ए लिटिल या मैनी या लिटिल या मच। तो इसमें आएगा मैनी। मैनी यानी कि बहुत सारे। आई हैव मैनी रिलेटिव्स इन उज्जैन, यानी कि उज्जैन में मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भरे। ये स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं, इसे पढ़ें अच्छे से। ठीक है, आराम से जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है इसे। मैं आपके लिए वीडियो थोड़ी स्लो कर दूंगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे वो स्पष्टीकरण से समझ सकता है कैसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी कट हर फिंगर, सी कट हर फिंगर ए नाइफ, यानी कि उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली। तो इसमें आएगा से, यानी किसके साथ काट ली, चाकू यानी विद से, विद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी कट हर फिंगर विद ए नाइफ, तो किसके साथ, किससे काट ली उसने, विद आएगा तो चाकू से। चाकू क्या एक साधन है, ठीक है, तो विद आएगा इसमें। और क्यों आएगा विद, यहाँ पे आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे इसे अच्छे से समझें और पढ़ें कि क्यों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ वर्ब, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का एक प्रकार है। तो क्रिया का प्रकार आपको बताना है। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप हिंदी की सहायता से देख सकते हैं। आक्रामक क्रिया, सामूहिक वाचक, संकेतवाचक, अगणनीय, यानी कि आप देख सकते हैं हिंदी में आक्रामक क्रिया। ठीक है, एक क्रिया का जो कारक होता है क्रिया, आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटिव, इंटेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिन बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही वो हिंदी की सहायता से समझें, इनको याद रखें क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, पीडीएफ ले लें तो पीडीएफ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे रख के एक पेन कॉपी लेकर ही आपको याद करने चाहिए सारे उत्तर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तभी आप इंग्लिश में अच्छे से पास हो पाएंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, स्पष्टीकरण देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देख सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिप्थोंग्स आर आल्सो नाइन एज, यानी डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना था। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दूसरी बार आया है दूसरी साल में, तो आप देखें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी कराए थे हम। इम्प्योर वोवल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध स्वर। ठीक है, डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है, इम्प्योर वोवल्स के नाम से जाना जाता है, तो आप इन्हें याद रखें ढंग से। ठीक है, स्पष्टीकरण यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्चारण में सुधार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्चारण में सुधार करती है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सुधार करने वाली विधि है, यानी कि इमिटेशन मेथड, यानी कि अनुकरण विधि। आप सुनकर ही तो उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। अनुकरण यानी कि सुनकर सीखना, यानी कि सुनकर आप उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। अब आप जितनी अच्छा तरीके से सुन पाएंगे उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है, उच्चारण कर पाएंगे। उसके बाद सब्सिडियरी मेथड, यानी कि सहायक विधि, और फोनेटिक मेथड, यानी कि ध्वन्यात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको तो आपको समझा देता हूँ, चलो हिंदी में ही समझा देता हूँ। तीनों विधियाँ, यानी कि अनुकरण, सहायक और ध्वन्यात्मक, विभिन्न तरीकों से अधिगमकर्ताओं के उच्चारण में सुधार करने में सहायता करती हैं। ठीक है, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीनिंग ऑफ ग्रामर इज द सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न्स इन विच द words of a language are arranged in order to convey large meaning, larger meanings. Who said this statement, यानी ये परिभाषा किसकी, आपको ये बताना है। जो लिखा हुआ है ये सारा, ये परिभाषा किसकी है। यहाँ पे आप हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी में आप इसे पढ़ सकते हैं कि व्याकरण का अर्थ औपचारिक पैटर्न का वह समूह है जिसमें एक भाषा के शब्दों को बड़े अर्थ व्यक्त करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यह कथन किसने कहा था, तो आपको बताना, तो यह कथन F.G. फ्रेंच ने कहा था। किसने कहा था, F.G. फ्रेंच ने कहा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जो गलतियां होती है ना क्वेश्चन में, जिनके आंसर गलत निकल पाते हैं, कभी कोई एक आध, तो ऐसी जो परिभाषा होती है इनमें ही गलतियां होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनके आंसर, राइट आंसर कहीं कहीं मिलते नहीं है, कहीं मिल जाते हैं। कहीं बुक्स में कुछ होता है तो कहीं गूगल पे कुछ होता है तो कहीं कुछ और होता है, तो इस वजह से इनकी गलतियाँ हो जाती। तो वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं सही आंसर निकले, फिर भी एक आध आंसर क्या है गलत भी हो सकता है। इसका ध्यान दें, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ पीडीएफ ले लें। अगर आप, वैसे तो सारे आंसर राइट ही होते हैं हमारे, लेकिन कोई भी
हम भी इंसान ही है, भगवान नहीं है, तो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आप इनका ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी आंसर में तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। तो व्याकरण की यह परिभाषा एफ.जी. फ्रेंच ने दी थी, जिन्होंने भाषा व्यवस्था के संरचनात्मक और औपचारिक पैटर्न पर क्या दिया था, बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉय, हार्ट एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन, यानी कि जॉय यानी कि आनंद, जॉय यानी कि आनंद, और हार्टेड यानी कि घृणा, हार्टेड यानी कि हेटर्ड, हेट यानी घृणा। ठीक है, ग्रीफ यानी कि दुख, किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। जॉय, हेटर और ग्रीफ ये किस प्रकार की संज्ञा आपको बताना है, यानी कि आनंद, घृणा, दुख तीनों किस प्रकार की संज्ञा आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर आपको पता है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भाव है। एक आनंद क्या है, एक भाव है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। घृणा ये भी एक महसूस करने, दुख एक महसूस कर सकते, तो ये क्या है, एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा आप सभी को आती होंगी। व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं है। द्रव्यवाचक होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें यहाँ पे, और यहाँ पे स्पष्टीकरण भी पढ़ सकते हैं, जिनको बच्चों को समझने में आसानी होती है कि भाववाचक होता क्या। आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ी होंगी, उस हिसाब से आप इन्हें देखें। ठीक है, हिंदी सहायता से आपको हेल्प हो जाएगी इनमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ वर्ब, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का प्रकार है। तो क्रिया का प्रकार आपको बताना है। अभी हम बताए थे आपको, यहाँ पे थोड़ी देर पहले अकर्मक क्रिया ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे सकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया तीनों ही ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों ही क्रिया होती हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। लेकिन जो हम पहले जो क्वेश्चन कराए थे क्रिया का प्रकार, उसमें भी पूछा गया था, लेकिन उसमें ना तो सकर्मक क्रिया थी ना सहायक क्रिया थी, इसलिए हम उसमें क्या करके आए थे, अकर्मक क्रिया करके आए थे। ठीक है, इंटरेस्टिव क्रिया करके आए थे, लेकिन आपको इसमें ऑल ऑफ द अबव करना है, क्योंकि सभी क्रियाएं। ठीक है, इनको याद रख लें, जो भी इनकी अंग्रेजी है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव और ऑक्सिलरी। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखें। इनकी जो सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इंग्लिश में पेपर आएगा, इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, हिंदी नहीं दी जाएगी उसमें। हिंदी तो हम आपको दे रहे हैं समझाने के लिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सकें, हम आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, उसमें आपके में हिंदी नहीं होगी, पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में ही आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। जो भी 2 पेपर रहेंगे फर्स्ट ईयर में, दोनों के पेपर पूरे के पूरे इंग्लिश में ही रहेंगे, एक भी अक्षर हिंदी में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोकॉइड्स आर आल्सो नाउन एज, यानी कि वोकॉइड्स को और किस नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है। जैसे डिप्थोंग्स को इम्प्योर वोवल्स के नाम जाता है, तो वोकॉइड्स को प्योर वोवल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्योर वोवल्स नहीं, शुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, शुद्ध स्वर, प्योर वोवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये स्पष्टीकरण आप लोग पढ़ सकते हैं, इसे अच्छे से समझते हुए आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ें, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है हिंदी की सहायता से भी या पढ़ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स साउंड इन इंग्लिश आर। तो कितना है, 24 है। ठीक है, 24 अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, यानी अंग्रेजी में व्यंजन ध्वनियों की संख्या पूछ रहा है, व्यंजन ध्वनियों की। ठीक है, व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 24 होती है। तो नोट लगा के यहाँ पे लिखा गया है कि सही उत्तर 24, सही उत्तर तो 24 है। अंग्रेजी ध्वनि विज्ञान में 24 व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, बाकी के गलत हैं। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनिमल्स इन केस वर टू द जंगल, यानी पिंजरों में बंद जानवरों को जंगल में छोड़ा गया। पिंजरों में बंद जानवरों को जंगल में किया गया है। तो किया गया क्या है, छोड़ दिया गया है। तो इसमें लेट आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट आउट, छोड़ना, जंगल में छोड़ना, लेट आउट। ठीक है, लेट आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं, मैं थोड़ा हिंदी में समझा दूँ आपको।
लेट आउट का अर्थ है यानी किसी को बंद स्थान से मुक्त या छोड़ना, जो यहाँ बिल्कुल सही है। जानवरों को पिंजरों से जंगल में छोड़ा गया, यानी कि मुक्त। यहाँ पे देखो लेट आउट का अर्थ मुक्त भी होता है या छोड़ना भी होता है। तो यहाँ पे देखें आप इसको पढ़ें कि पिंजरों में बंद जानवरों को जंगल में मुक्त किया गया, ठीक है, मुक्त किया गया। तो लेट आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एनिमल इन केस वर टू द जंगल, लेट आउट टू द जंगल, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि इसमें क्या आंसर आएगा। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज खाली जगह वाटर इन द वेल, वाटर इन द वेल यानी कि कुएं में पानी है। तो कुएं में कितना पानी, देखो अगर आप इसको सीधा सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हिंदी की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो देयर इज वाटर इन द वेल यानी कुएं में कितना पानी, तो कुएं में बहुत पानी होता है, कुएं में बहुत पानी होता है। तो देयर इज मच यानी कि बहुत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मच आएगा इसमें। तो देयर इज मच वाटर इन द वेल, ठीक है। तो वेल यानी कि कुआं, यानी कुएं में कितना पानी है। एनी को होगा नहीं, कोई नहीं, नाउन को होगा नहीं, नन यानी कि कोई नहीं, एनी यानी कि कोई, और मैनी यानी कि बहुत। तो इनमें से नहीं आएगा, तो राइट आंसर मच होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंदी की सहायता से समझना होगा, और यहाँ पे स्पष्टीकरण देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो और हिंदी की सहायता से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सी कट हर फिंगर ए नाइफ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लो। उसने अपनी उंगली चाकू से काटी, चाकू से यानी कि विद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाकू से काटी, से तो एक से यानी साधन है, चाकू क्या एक साधन है, ठीक है। तो विद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप इस स्पष्टीकरण भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। वैसे आप नोट्स ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो इंग्लिश के नोट्स ले ले या बाकी सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी ले सकता है। तो नंबर नोट कर लो, कोई नोट्स लेना चाहता है तो 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले लीजिए, नंबर पे मैसेज करके नोट्स आपके लिए हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा नोट्स में ही आ रहे हैं। प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नोट्स से, जो बच्चे नोट्स पढ़ के पेपर देने जा रहे हैं उनकी बहुत हेल्प हो रही है। तो आप भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और लाइक करो भाई, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करें सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश। प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी का उत्पादक कौशल है। उत्पादक कौशल आपको बताना है, यानी कि बोलता है, यानी कि बोलने वाला कौशल आपको, यानी प्रोड्यूस करता है आप, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, उत्पादन करते हैं आप। तो कैसे करते हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग यानी कि लिखकर और बोलकर, लिखकर और बोलकर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, राइटिंग एंड स्किल स्पीकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल में क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव स्किल में क्या आएगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखना और बोलना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले हम करा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्चारण में सुधार करती है, पहले भी हम करा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम जो भी आज करा रहे हैं आपको PYQ करा रहे हैं, ठीक है। PYQ 2020 से लेकर अब तक के जितने भी हैं, अब तक के 2025 तक पूछे गए वो सारे PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, यानी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं जो MCQ हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी कराए थे हम, देख लो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जॉय, हार्ट, आनंद, हेटर और घृणा, ये तभी कराए थे। तो इसमें भाववाचक संज्ञा आएगी, क्या आएगी, भाववाचक संज्ञा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हम अभी कराए थे, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा आएगी इसमें, स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ पार्डोन इज, यानी कि पार्डोन यानी कि क्षमा करना, पार्डोन का अर्थ होता है क्षमा करना। तो के पर्यायवाची हैं, तो क्षमा के पर्यायवाची आपको बताने, ठीक है। क्षमा करने के पर्यायवाची आपको बताने, यानी पार्डोन के क्या बताने, सिनोनिम्स बताने। सिनोनिम्स में यानी पर्यायवाची शब्द बताने, ठीक है। पार्डोन के, यहाँ पार्डोन के पर्यायवाची शब्द देखेंगे यहाँ पे, तो
एक्सक्यूज यानी कि एक्सक्यूज यानी माफ़ करना होता है, ओवरलुक यानी कि नज़रअंदाज करना होता है, फॉरगिव यानी कि क्षमा करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही पार्डोन के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद आंसर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हिंदी में आपको समझा देता हूँ। यही पार्डोन का अर्थ यहाँ पे देखेंगे कि पार्डोन का अर्थ किसी को माफ़ करना या क्षमा करना होता है। ठीक है, तीनों शब्द जो एक्सक्यूज, ओवरलुक और फॉरगिव, तो ये पार्डोन के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इन सभी में किसी अपराध को माफ़ करने या छोड़ देने का अर्थ निहित है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले, किसी संज्ञा या नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई संबंध या रिलेशनशिप दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पूर्व स्वर कहलाता है। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन कहलाता है, प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो स्पष्टीकरण इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा हिंदी में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यानी पूर्व स्वर को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले रखा जाता है और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दर्शाता है, जैसे इन, ऑन, एट, विद, अंडर, बिटवीन आदि। ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन शब्द हैं ये। जैसे अभी हमने देखा था, जो उंगली चाकू से कट रही थी, वो उसमें क्या आ रहा था? विद आ रहा था, यानी प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नाउन एज फॉर्मल ग्रामर, यानी किस प्रकार के व्याकरण को औपचारिक व्याकरण कहते हैं। औपचारिक व्याकरण आपको बताना है, तो किस प्रकार के व्याकरण को क्या कहते हैं? औपचारिक व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, तो संरचनात्मक व्याकरण हो जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चरल ग्रामर। ठीक है, स्ट्रक्चरल ग्रामर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं। थोड़ा हिंदी में ही समझा पाऊंगा मैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, संरचनात्मक व्याकरण को औपचारिक व्याकरण कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा के औपचारिक नियमों और संरचनाओं पर केंद्रित होता है, वाक्यों, शब्दों और उनकी व्यवस्था के निश्चित पैटर्न पर। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। आपको ओनली ये क्वेश्चन ध्यान रखना है और इसका आंसर क्या बन रहा है, आंसर ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्पष्टीकरण देख सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स पार्डोन एज, यानी पार्डोन क्षमा शब्द के पर्यायवाची अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड एज। तो देख लो, अभी वही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, प्रीपोजिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, हर साल में, हर साल रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें PYQ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी वोकल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में कितने स्वर ध्वनियाँ वोकल साउंड्स हैं। तो अंग्रेजी में कितने स्वर ध्वनियाँ साउंड्स हैं आपको बताना है, तो इसमें 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन सा है मैं 42 तो 42 ही होता है या कितना होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें इसमें। तो आप इसे थोड़ा और देख लें, अपने अच्छे से गूगल पर भी सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देखेंगे, आप व्याख्या देखें एक बार इसकी। तो अंग्रेजी भाषा में कुल 42 ध्वनियाँ यानी स्वनिम होती हैं, 20 स्वर ध्वनियाँ और 24 व्यंजन ध्वनियाँ, यानी नोट 26 वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है, ध्वनियाँ नहीं होती हैं। देखो, 26 तो वर्णमाला के अक्षर होते हैं, तो इसमें 20 स्वर ध्वनियाँ होती हैं और 24 व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। तो टोटल ये कितना हो गया? ये तो 44 है रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? 44 हो रहा है। 20 और 24 कितना होता है? 44 होता है। तो इसमें 44 शायद ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए 42 टिक किया गया इसमें 44
ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसमें ये क्वेश्चन कन्फ्यूज था, जब उस टाइम भी हमने इसका सॉल्व कराए थे इसको आंसर में, तब भी कन्फ्यूजन थे। तो अब भी इसमें कन्फ्यूजन ये क्योंकि 44 होती हैं 44, तो इसमें 44 आंसर दिया नहीं गया ऑप्शन में, ठीक है। 44 नहीं है, 20 और प्लस 24 कितना होता है, 44 होता है, ठीक है। 20 स्वर में होती हैं और 24 आपके व्यंजन में होती हैं, तो इसमें 42 दे रखा है। 26 तो आपके वर्ण वे हो जाएंगे, लेटर्स हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे 26। टोटल वर्णमाला के अक्षर 26 हो जाएंगे अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी के 26 अक्षर हो जाएंगे, 49 होंगे नहीं, 45 होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर 42 इसमें दिया गया है, ठीक है। 42 ही होता होगा फिर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव या रिसीव करने वाली, आप जो भी है वो कैसे सीखते हैं, एक तो सुनकर सीखना होता है और पढ़कर। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो आप इसे सुन रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये कौन सी स्किल हो जाएगी, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी, यानी ग्रहणशील कौशल हो जाएगा, आप ग्रहण कर रहे हैं। एक तो आप सुनकर करते हैं, एक आप पढ़कर करते हैं, ठीक है। तो पढ़कर और सुनकर करना कौन सा स्किल हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप देखेंगे सुनना और पढ़ना, यानी कि लिसनिंग एंड रीडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, पढ़ना लिखना होता है, रीडिंग और राइटिंग होता है उसमें, इसमें क्या हो जाएगा, सुनना और बोलना हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्रोडक्टिव स्किल करते हैं तो कौन सा होता है, आप पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, सुनना और लिखना हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर डिप्थोंग्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में दो स्वर यानी डिप्थोंग्स कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, ठीक है। डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। डिप्थोंग्स इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो स्पष्टीकरण देख सकते हैं, कई जगह इसमें कुछ और भी दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखें डिप्थोंग्स डिप्थोंग्स कितने होते हैं, अंग्रेजी में 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्पीकिंग इज ए स्किल, तो बोलना कौन सा कौशल हो जाएगा, बोलना आपका प्रोडक्टिव कौशल हो जाएगा, ठीक है। अभी कराए थे हम क्वेश्चन, बोलना कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्टिव उत्पादक, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, तो बोलना कौन सा कौशल हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर इज वाटर इन द टैंक, तो टैंक में कितना पानी है, मच आएगा, बहुत सारा आएगा। अभी क्वेश्चन कराए तो उसमें वेल था, कुएं में कितना पानी था, पहले हम कराए थे तो उसमें बोल रहा था कि वेल में कितना पानी था, यानी कुएं में कितना पानी था। तो वहाँ पे भी कुएं में भी बहुत पानी होता है और टैंक में भी बहुत पानी होता है, ठीक है। तो मच इसका राइट आंसर हो जाएगा, मच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से सारे प्रश्नों को समझते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण आप लोग कर लें, इसे स्पष्टीकरण अच्छे से करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द फ्रॉग जम्प्ड खाली जगह द वेल, यानी कि मेढक कुएं में कूदा। तो कुएं में कूदा तो क्या आएगा, इसमें इनटू आएगा, ठीक है। इनटू यानी अंदर के लिए यूज होता है, तो कुएं के अंदर, ठीक है। तो कुएं के अंदर, तो मेढक कुएं के अंदर कूदा, ठीक है। तो द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। जहाँ पे स्पष्टीकरण जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। स्पष्टीकरण में थोड़ा सा हिंदी में भी आपको समझाऊं, यानी कि इनटू का उपयोग किसी स्थान के बाहर से अंदर की ओर गति दर्शाने के लिए होता है। तो मेढक बाहर से कूदकर कुएं के अंदर गया, इसलिए यहाँ क्या आएगा, इनटू आएगा। इनटू सही पूर्व सर्ग है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। प्रीपोजिशन इनटू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, पूर्व स्वर्ग यानी कि प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉक्स इज टू हैवी यू नॉट लिफ्ट इट, यानी डिब्बा बहुत भारी है, आप इसे नहीं उठा सकते। तो उठा सकते हैं तो कौन सा आएगा, इसमें कुड आएगा, ठीक है। कुड यानी कि द बॉक्स इज टू हैवी यू कुड नॉट लिफ्ट, यू कुड नॉट लिफ्ट इट, तो इसमें क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से समझने के लिए आप ये स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं और नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोग जो भी नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले लें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो नोट्स के लिए आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं 72 40 28 72 81, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट, व्हाट्सअप नंबर 72 40 28 72 81, ठीक है। नंबर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक खाली जगह इज प्रोड्यूस्ड बाई मिक्सिंग ऑफ टू प्योर वोवल साउंड्स, यानी दो शुद्ध स्वर ध्वनियों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? दो शुद्ध स्वरों के ध्वनियों से जो मिश्रण से जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? डिप्थोंग बोलते हैं, ठीक है। डिप्थोंग यानी कि द्विस्वर, ठीक है, द्विस्वर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच इज नाउन एज। द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच इज ए नाउन एज, यानी कि वाक ध्वनियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो वाक ध्वनियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। फोनेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे तो वर्ड्स इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ने की क्या आएगा? देखो फ्लाइज यानी कि उड़ता है, फ्लाइंग यानी कि उड़ना होता है, आर फ्लाइंग यानी उड़ रहे हैं, और फ्लाउन यानी कि उड़ चुके हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ने की बात हो रही है, उड़ता है। तो इसमें क्या कह रहा है? पक्षी आकाश में उड़ता है पहला आएगा नहीं, क्योंकि वर्ड्स इसमें बहुवचन लगा हुआ है, यानी कि उड़ रहे हैं। वर्ड्स आप देखें, वर्ड्स यानी कि पक्षी, बहुत सारे पक्षी इसमें, एक पक्षी तो है नहीं। एक पक्षी होता तो हम उड़ता लगा देते, ठीक है, उड़ता है। एक पक्षी तो उड़ता है, लेकिन बहुत सारे पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। बहुवचन में जाएगा तो आर फ्लाइंग्स, उड़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं, तो हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। देखो हिंदी में आपको समझा देता हूँ, हिंदी पढ़ के बता देता हूँ। तो वर्ड्स यानी कि बहुवचन करता है, इसलिए वर्तमान में हो रही क्रिया दिखाने के लिए आर फ्लाइंग से, यानी वर्तमान अपूर्ण काल है तो का उपयोग किया जाता है। तो फ्लाइज एक वचन है और फ्लाउन भूतकाल कृतंत है, तो दोनों यहाँ गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लूरल ऑफ मंकी इज, द प्लूरल मंकी इज, यानी कि मंकी का बहुवचन है। तो मंकी का आपको बहुवचन बताना है, तो मंकी का बहुवचन क्या हो जाएगा? मंकीज हो जाएगा, ठीक है। मंकीज यानी कि एस लगाना है आपको, मंकीज हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन जो एस लगेगी इसमें, मंकीज में क्या लगेगी? एस लगेगी, ठीक है। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स आउटनियस। ये वाला जो वर्ड्स आपको दिया गया है टेढ़ा मेढ़ा करके, आगे पीछे इसके शब्द जो वर्ण है वो कर दिए गए हैं। UTC ये वर्ड है, यानी कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। यानी कि ये अक्षर आपको दिए गए हैं, इसको टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा शुद्ध होगा इसमें से? तो आपको इनमें से छांट के लिखना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको शुद्ध करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि निरंतर इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। निरंतर हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसमें 2 ओ की बात हो रही है। देखो छांटने का तरीका है, इसमें कॉमन चीज़ देखते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है इसमें? एक तो देखो 2 यू हैं, ठीक है, 2 तो यू हो गए, एक पहले एक ये वाला, और फिर उसके बाद 2 ओ हो जाएंगे, 2 एन हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 एन या 2 यू, इसमें तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो सबसे इसमें दिख रहा है तो देखो एक ओ तो ये हो गया, एक आपका ये होगा, एक यू ये हो गया, एक यू हो गया, ये एन और ये एन सबसे ज़्यादा इसी में दिख रही है, तो यही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं तक आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हो गए, ये आपकी क्लास एंड हो जाता है। ठीक है, यहीं पे सारे क्वेश्चन करा दिए हमने 2020 से लेकर 2025 तक आपके जितने भी पूछे गए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। इन्हीं में से आपके जो 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, MCQ पूछे जाएंगे 5, तो इनमें से 3 या 4 आपको पक्के मिल जाएंगे। एक आध बाहर से आ सकता है, उसे आप कर सकते हैं, इधर उधर भी पूछ लेना अगर कोई बता दे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 हो जाएंगे, एक आध सरल और आ जाएगा तो शायद आप पे भी आ जाए वो। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्लास को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और ये PDF नोट्स वगैरह परचेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो नंबर नोट कर लें, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है, ऑल सब्जेक्ट जो भी आपकी सब्जेक्ट बची हो नोट्स ले लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले लो। ठीक है जी, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव PDF मिल जाएंगी और सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे उसमें इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी मिल जाएगी, तो हिंदी से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी से आपको क्या मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी अंग्रेजी पढ़ने में। तो आप देख सकते हैं ये PDF आपको अच्छे से मिल जाएंगे, तो व्हाट्सअप मैसेज करें जल्दी से और नोट्स परचेस कर लो। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो नोट्स ले लें, और इंग्लिश क्लासेस को इसको लाइक कर दें भाई, सभी जगह शेयर कर दें। जो भी स्टूडेंट इसने देखा है वो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, और अपने सेंटर पे हमारे चैनल के बारे में बता देना, और भी बच्चे जो DLED परीक्षा दे रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।